दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अब तक तो चुनाव के सारे परिणाम आपके सामने होंगे। फिर से एक बार इंडिया को ना मिलते हुए एनडीए को बहुमत मिला है। एनडीए का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री फिर से एक बार नरेंद्र मोदी बनेंगे, लेकिन इस तरह से बनेंगे ऐसा नहीं लगा था। कुछ भी कहने से पहले मेरा एक दो वीडियो आपको याद दिलाने हैं जो मैंने हिंदी में किए थे। किसी ने सीरियसली नहीं लिया उसको, लेकिन मैं उसको आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं। और इस वीडियो का कारण ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पराभूत होने की, मैं पराभूत ही कह रहा हूं, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में जो पराजय का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा है, उसके लिए जितनी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है उतने ही हम कन्विंस करने वाले भी है। इसलिए उसको हम भी स्वीकारते हैं। हिंदुत्व के मुद्दे को आगे ले जाना हमारा काम था। हिंदुत्व के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी काम करती थी, इसलिए हम उनके साथ थे। मैं याद दिलाना चाहूंगा उन दो वीडियो को, जिसमें मैंने एक वीडियो किया था मतदाता भ्रमित ना हो, और वो प्रशांत किशोर के दावों पर किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैंने कहा था कि भ्रमित ना होना, प्रशांत किशोर आपको भ्रमित करने का काम कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि कैसे सीटें आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता भी उस पर ही निर्भर हो रहा था। जरा सुन लीजिए वो बात। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि प्रशांत किशोर लगभग रोज मीडिया के सामने आकर कुछ बातें बोल रहे हैं, और उन बातों में एक बात कॉमन सी है। जैसे मोबाइल का स्क्रीन सेवर होता है ना, जैसे कंप्यूटर का भी एक स्क्रीन सेवर होता है, मतलब जिसमें शुरू होते ही वो एक पिक्चर दिख जाता है, वैसे ही प्रशांत किशोर की बातों में एक बात कॉमन दिख रही है, और वो है आएंगे तो मोदी ही। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी न चाहे तो भी वो सत्ता में आएगी। इस तरह की बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं। जो आशंका मेरे मन में तब आ रही थी, उसको अब लगता है कि यही सही मायने में उनका नैरेटिव अच्छी तरह से चल रहा है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं मतदाता चुप हो जाए, शांत हो जाए और कॉन्फिडेंस में आ जाए, और वो इतने शांत हो जाए कि चलो आने वाला तो है, मेरी क्या जरूरत है, ऐसा कहकर वो चुप बैठे। सुनिए, मैंने ये कहा था कि कार्यकर्ताओं के बीच का काम अगर मर गया तो पार्टी खत्म। वही हुआ। प्रशांत किशोर अपनी रणनीति में कामयाब रह गए। इसलिए भ्रमित करने वाली चीजें बहुत ही हो रही थी, और इसको कन्विंस करने में हम नाकामयाब रहे। इसलिए मुझे लगता है कि इस पराजय में हमारा भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं खुद के ऊपर यह जिम्मेदारी लेता हूं। दूसरी बात, मैंने एक वीडियो किया था कौन कर रहा है भूमि की हार, और उस वीडियो में मैंने दावा किया था कि भूमि की हार करने वाला, प्रधानमंत्री के खिलाफ बगावत करने वाला कौन है, कौन लोग है, वो कौन सी गैंग है जो काम कर रही है। जरा उसका टुकड़ा भी सुन लीजिए। मैं खुद बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की भूमि की हार चाहने वाले कौन हैं? क्या वह अफसर है? क्या वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक ऐसा गुट बनाया गया है जो अपना दबाव तंत्र इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कोशिशों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है? सुना? अब यह सुनने के बाद क्या लगता है आपको? मैं ये दावा कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो नुकसान हुआ है वो कैसे है समझ लीजिएगा। फैजाबाद जो अयोध्या आती है उसमें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बराबर,
वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही कम हो गया। जय और पराजय के बीच वाला अंतर बहुत कम हो गया। जितनी भी ईस्टर्न यूपी में सीटें थी वहां पे भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है। और मैं यही जातिगत राजनीति की बात कर रहा हूं। भूमिहार, उस वक्त मैं ऐसे ही समझा रहा था क्योंकि वो कुछ अधिकारियों के खिलाफ बात कर रहा था मैं, लेकिन भूमिहार यह कम्युनिटी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ साजिश रच रही थी क्या? उनके पराजय के लिए काम कर रही थी क्या? क्या उन्हीं के लोग जो प्रशासन में भी है, राजनीति में भी है, वह क्या कुछ कर रहे थे? इसके बारे में सोचना होगा। मैं अपने आप को अपयशी इसलिए मानता हूं, भूमिहार हो या ठाकुर हो या राजपूत हो या जाट हो या महाराष्ट्र का मराठा हो, उनके बीच में हिंदुत्व की भावना निर्माण करना और हिंदुत्व के लिए उन्होंने काम करना चाहिए, ऐसी भावनाएं निर्माण करने की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकृत करके हमने अपने कंधों पे ली थी, वो ना कर सके। दुख इस बात का है। कोई भारतीय जनता पार्टी के कोई चाहने वालों में से नहीं थे, हम हिंदुत्व के वाले थे और हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर चलती थी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हम संघ की विचारधारा को मानते हैं। भूमिहार के मन में हम हिंदुत्व की भावनाओं को नहीं भर सके, उनकी खुद की भूमिहार वाली भावना बहुत ही तगड़ी रही। प्रधानमंत्री के खिलाफ का कैंडिडेट भी भूमिहार ही था। जितने भी अधिकारी प्रधानमंत्री को नाकामयाब करने की कोशिश कर रहे थे वो भूमिहार ही थे। जितने भी राजनेता प्रधानमंत्री के खिलाफ थे वो समाज ही पूरा का पूरा विरोध में चला गया। और सिर्फ भूमिहार नहीं, भूमिहार को संभालने के लिए जो काम किया गया उसके लिए ठाकुर नाराज हो गए और ठाकुरों ने भी भारतीय जनता पार्टी का इतना ज्यादा साथ नहीं दिया जितनी अपेक्षा थी। जब दो बड़े समाज भारतीय जनता पार्टी से पृथक हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम क्या आएगा, ये हमने देख लिया। ठीक वही बात महाराष्ट्र में हुई है। ठीक वही बात 240-45 के करीब भारतीय जनता पार्टी है। 35 सीटों का नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में और लगभग 20 सीटों का नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में। ये मिलकर हो जाती है 55। आज की सीटों में 55 मिला दीजिएगा, पहले वाले आंकड़ा आ जाता है, पहला वाला आंकड़ा आ जाता है 300 वाला। ये यहीं पर फटका बैठा, यहीं पर भारतीय जनता पार्टी नीचे आई। महाराष्ट्र में मराठा समाज का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के कारण महाराष्ट्र का मराठा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चला गया। इतना चला गया कि जालना वाले अपने ही मराठा कैंडिडेट को परास्त करने के लिए वो सामने आ गया। इतना विरोध में चला गया, इतना विरोध में। परभणी वाली सीट भी उसी राजनीति के चलते परास्त हो गई। और मराठा राजनीति को संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ लोगों द्वारा किया क्या गया, ओबीसी को नाराज किया गया। जैसे उधर भूमिहारों को संभालते संभालते ठाकुर निकल गए, वैसे ओबीसी के मन में भी मुटाव आने लगा। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण मुख्यमंत्री को भी ओबीसी एक्सेप्ट कर रहे थे। उसी ओबीसी ने जब यह देखा कि मराठा मतदाताओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई लीडर्स को लेके, जिनके खिलाफ इन्होंने ही अभियान चलाया था, वो उनको साथ लेके चल रही है, तो ओबीसी मतदाता भी दूर हो गया। और यही एक कारण है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 35 और महाराष्ट्र में लगभग 20-22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। 55 सीटों को जोड़ दिया जाए, मैंने पहले कहा, तो उतनी सीटें हो जाती है जितनी भारतीय जनता पार्टी को पहले मिली थी। गड़बड़ी यहां हुई है दोस्तों। और मैं अपने आप को इसलिए दोषी मानता हूं कि इन सब समुदायों में मैं अकेला बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन जो सारा ग्रुप था वो यही काम कर रहा था
कि जाति का भावना आए ना, जाति से उठकर धर्म की भावना लोगों के मन में आए, क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा को हम मानते हैं, ना इसे कभी छुपाएंगे। इसके कारण अभी कभी संकट में आए तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ना इसे कभी छुपाएंगे। हिंदू धर्म की, सनातन हिंदू धर्म की हमेशा अभिमान रहेगा, गर्व रहेगा कि हम हिंदू हैं। जो हिंदू धर्म के काम में आता है उसके काम में मदद करने की जिम्मेदारी हमारी थी, लोगों को कन्विंस करने की जिम्मेदारी हमारी थी, और दुख इस बात का है कि वो कन्विंस ना कर पाए। इसलिए पराजय की जिम्मेदारी किसी और पर न देते हुए मैं अपने आप पर लेता हूं। न जाने मेरे दोस्त, मेरे सहकारी इसमें शामिल हो, सहमत हो ना हो, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं जिम्मेदारी अपने आप के ऊपर लेता हूं। कन्विंस न कर पाया, इसलिए आप सबको एक सवाल मुझे पूछना है, एक सवाल मुझे पूछना है कि क्या इसको इसी तरह से चलाया जाए, एनालाइजर के चैनल को। मैं बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसी की तरह से चलाया जाए? क्योंकि हम जो बात कन्विंस करना चाहते हैं वो ना सरकार तक पहुंच रही है, ना मोदी तक पहुंच रही है, ना उनके व्यवस्थापन तक पहुंच रही है। मोदी तक पहुंचने की बड़ी बात होती है, मोदी के तक पहुंचने की मन में इच्छा भी नहीं होती है, क्योंकि मोदी बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था तक पहुंचे, देवेंद्र जी तक पहुंचने की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी व्यवस्था तक पहुंचे तो भी बहुत है। वो इतने बड़े हैं कि मुझ जैसे या हमारे जैसे छोटे छोटे लोग क्या बोलते हैं उनको सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। बस जो व्यवस्था काम करती है वो अगर उन तक नहीं पहुंचता है और उस पर अमल नहीं ले आता है तो इस काम को करना ही क्यों? जिनके लिए करना है वो अगर समझ नहीं सकते हैं तो करना ही क्यों? तो मैं ये सोच रहा हूं इसलिए कि आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं, क्योंकि एनालाइजर हिंदी, मराठी या डिवाइन या कोई और चैनल हो, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी संपदा नहीं है। ये सब संपदा आप लोगों की है, आप ही हो ये संपदा। लगभग 7,25,000 सब्सक्राइबर और 30 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, इतना प्यार दिया है आपने, इसीलिए हम ये प्यार मिला, इसलिए तो इस काम में आ गए, इसलिए आपके ऊपर सौंपता हूं। हिंदुत्व की पताका को ही कंधे पर लेकर आगे चले और राजनीति की बात छोड़ दे। ऐसा कर सकते हैं क्या? बताए आप भी, क्योंकि आप भी अगर कन्विंस होना नहीं चाहते तो क्यों? नींद में खोया आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो नींद का बहाना करके आंख मूंद कर पड़ा हो उसे उठाना बिल्कुल मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है, क्योंकि नाटक करने वालों को पता होता है कि ये उठाएगा, मुझे उठना नहीं है। ऐसे ही तो कोशिश नहीं हो रही है ना। हम नाकामयाब रहे यही बताते हुए कोई संकोच नहीं है, कोई लज्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं पत्रकारिता के आड़ में अपने आप को तटस्थ बनाकर कभी रखता नहीं हूं, पेश नहीं करता हूं, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा को आगे लेकर चलना होगा। क्या राजनीति इसमें समाविष्ट हो, इसका निर्णय मैं आपके ऊपर सौंप रहा हूं। नमस्ते।